नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार सिंह आपको समक्ष हर सप्ताह की भांति इस बार नूतन मार्ग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो हमारे ही गांव के हैं, जो यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग उन्हें एज ए मैथमेटिशियन के रूप में जानते हैं। एक फ्रीलांसर शिक्षक हैं और बहुत सारे सोशल एक्टिविटी में इन्होंने अपने समय में भाग लिया है और अच्छे ढंग से उसको कार्यान्वित करके सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। आज मैं उन्हीं के जीवन के बारे में जानूंगा और आज मैं उनसे मिलवाना जा रहा हूं। इनका नाम है श्री रामचंद्र सिंह जी। प्रणाम सर। रामचंद्र सिंह जी ये हमारे टीचर भी रह चुके। हमें आरंभिक अवस्था में जब मैं 7th 8th में पढ़ रहा था तो उस टाइम इन्होंने पढ़ाया भी है। एक हिसाब से हमारे गुरु भी हुए। इनसे मैं अंग्रेजी और गणित दोनों मैंने सीखा है और समझा है। और अभी बातचीत करने में भी पता चला कि ये कभी हमारे पिताजी से भी मैथ और अंग्रेजी की शिक्षा ली है। तो आज मैं आपसे रूबरू कराने जा रहा हूँ श्री रामचंद्र सिंह जी। प्रणाम सर। प्रणाम। नूतन मार्ग में आपका सर स्वागत है। सर आप अपने प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ हमें बताएं। कैसे आपने प्रारंभिक शिक्षा ली और हायर एजुकेशन कहाँ से आपने प्राप्त की और कब की? मेरा जन्म तिथि 10/1/52 है। प्राथमिक विद्यालय दुमदुमा में मेरा नामांकन हुआ। 1961 में मैं 5वां वर्ग में प्रखंड स्तर पर परीक्षा दिया। उसमें मैं निर्वाचित हुआ, लेकिन जिला स्तर पर जाकर के मैंने छपरा जिला स्कूल में परीक्षा दिया तो मुझे सफलता नहीं मिली। उसके बाद धर्मपुरा मध्य विद्यालय में हमारा नामांकन हुआ। वहाँ 1962 और 63 में हम अध्ययन किए। उसके बाद 1964 से 1967 तक जैनपुर उच्च विद्यालय में, जहाँ मेरा वर्ग में प्रथम या दूसरा स्थान रहा। हम अपने शिक्षकों का बहुत आदर करते थे, उनको भगवान कैसा समझते थे। हम लोग जो भी पढ़ाई होती थी तो घर पर ज़्यादा नहीं, लेकिन जब पढ़ाई के समय बहुत ध्यान देते थे और उसी से याद कर लेते थे। उसके बाद 1968 में मैट्रिक द्वितीय श्रेणी में मैंने किया तो मेरा नामांकन राजेंद्र कॉलेज छपरा में हुआ। 1970 में मैंने प्री यूनिवर्सिटी वहीं से किया। सर एक चीज़ हम बताएंगे, जो आपने प्री यूनिवर्सिटी जो आपने किया किस सब्जेक्ट से किया? कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट? आर्ट सब्जेक्ट, कला आर्ट से मैंने। तो उसमें आर्ट सब्जेक्ट में सर क्या आपका हिस्ट्री था या हिस्ट्री से आपने? हाँ, हिस्ट्री से किया है। अच्छा। लिटरेचर में क्या था उस टाइम? इंग्लिश था या हिंदी था सर? इंग्लिश अनिवार्य था उस समय। अच्छा, इंग्लिश अनिवार्य था। हाँ। लेकिन सर इंग्लिश के अनिवार्य होने के साथ आपने देखा कि आपकी पकड़ जो है संस्कृत पे भी उतनी ही है जितनी हिंदी पे है, उतनी ही अंग्रेजी पे है, उतने ही आप मैथमेटिक्स पे भी आपकी उतनी ही पकड़ है। आप इस क्षेत्र में एक मैथ शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं कि कठिन से कठिन सवाल का हल आपने चुटकियों में कर देते हैं आप। देखिए तो इसका मुख्य इतना वर्सेटाइल का सर मुख्य रीजन क्या है? देखिए बताते हैं। देखिए हमारे गुरुजी ने पढ़ाया हमको कि 24 घंटे की पढ़ाई पढ़ो। 24 घंटे के पढ़ाई का क्या अर्थ होता है? ऐसा हमारे सामने कोई गणित का प्रश्न आया तो हम स्नान कर रहे हैं, पखाना गए हैं, कहीं हैं, लेकिन उस पर चिंतन कर रहे हैं। करते करते मेरे दिमाग में आ जाएगा कि ऐसे मैं इसी हिसाब को बनाऊं। कहने का अर्थ है कि बार बार प्रयास करने पर सवाल को बार बार पढ़िए, क्या दिया गया है, क्या करना है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो वह सवाल प्रश्न बन जाएगा। गणित कोई कठिन विषय नहीं है। हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया था कि नथिंग इज हार्ड, नथिंग इज इजी, थिंकिंग मेक्स इट सो। इसलिए हम यही कहेंगे कि जितना आप अध्ययन कीजिएगा उतना आप आगे बढ़िएगा। मैंने शिक्षा तो मैंने कम पाई, लेकिन अध्ययन के बल पर मैं
इंटर तक मैथ पढ़ाया करता था। अंग्रेजी भी बराबर अभ्यास करते करते मैट्रिक तक इंग्लिश भी मैंने जिस प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाया वहाँ पढ़ाया। 10वां तक अंग्रेजी हिंदी। बाद में मैंने संस्कृत की ओर ध्यान दिया तो 10वां तक संस्कृत भी मैंने पढ़ाया। कहने का अर्थ यह है कि स्वाध्याय जरूरी है। स्कूल में पढ़ाई पढ़ने से या कोचिंग जाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने आप नहीं पढ़िएगा। तो दूसरी बात यह है कि सबसे पहले पढ़ाई में पढ़ने से नहीं होगा, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तो जरूर विद्या आएगी। यही मैंने जीवन में सीखा। उसके बाद जब घर पढ़ते तो 1966 में हम लोग डुमडुमा गांव में पुस्तकालय की स्थापना किए, जिसमें एक ही कि आप बोल रहे हैं कि 1966 में पुस्तकालय की स्थापना की। इसके साथ आप लोगों ने बहुत सारे हम लोगों ने सुना है सांस्कृतिक गतिविधियाँ, यहाँ के संस्कृति की रक्षा में आप लोगों ने योगदान दिया है। यहाँ गांव की एकता में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया, बढ़ चढ़ के काम किया है। तो उसके बारे में सर बताएंगे कि अपना समय निकाल के कैसे सब कर पाते थे? देखिए, हम लोग जब पुस्तकालय की स्थापना किए ना तो सरकार के तरफ से हम लोगों को बिछावन, पेट्रोमैक्स, हारमोनियम वगैरह सब मैंने वाद्य यंत्र भी मिला, ढोलक वगैरह सब कुछ मिला। इसलिए हम लोग गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते थे। चंदा के पैसे से हम लोग झाल वगैरह भी खरीदे और हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, उसको हम लोग प्राधान्यता देते थे। गांव में सफाई का काम हो, चाहे कुएं का जीर्णोद्धार करना हो या और उसे मिट्टी निकालना हो, सब काम गांव के लोग करते थे। गांव के लोग हम लोगों को सहयोग करते थे। हम लोग भी जिसके पास जाते थे हम लोगों को सहयोग करता था। सर आप और सांस्कृतिक कार्यक्रम में दशहरा के अवसर पर हम लोग हमेशा नाटक करते थे। उसमें गांव के ही कलाकार रहते थे। लेकिन एक बात है, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग अनुशासन में रहते थे। चाहे हम लोगों का से जो बड़े लोग थे उनका आदर करते थे, तो अब हम लोगों को कुछ कला आई और हम लोगों का अनुसरण किए। सर आज के युवाओं के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? क्या आज के युवा के लिए हम यही कहेंगे कि अपने से बड़ों का आदर कीजिए। समाज को आगे बढ़ाने के लिए त्याग करना पड़ेगा। आप जिस जोग होंगे, जैसा होंगे वैसा आपको इज्जत मिलेगा। अपने से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी है कर्तव्यनिष्ठ होइए और ईमानदारी, चरित्र आप में होना चाहिए। यदि आपके जीवन में आपको चरित्र है और कुछ गुण है तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों के जो समय था, जब आप लोग युवा थे, उस टाइम का जो राजनीतिक काल था, उस टाइम देश अभी नया नया आज़ाद ही हुआ होगा, उस टाइम का जो राजनीतिक काल था, उस टाइम के जो नेताओं का जो व्यवहार था और आज के राजनेताओं का जो व्यवहार है, दोनों में क्या अंतर है? आज तो काफ़ी डेवलप पहले की अपेक्षा हो चुका है, विकसित हो चुका है, तो दोनों में क्या डिफरेंस? देखिए, हम लोग जब बच्चे थे तो शिक्षा कम थी भारत में। जो लोग पढ़ते थे अच्छी तरह पढ़ते थे और लोग गांव में कीर्तन जरूर होता था, रामायण होता था, तो उससे रामायण से लोग रामायण को आदर्श मान करके भाई के साथ कैसा रहना चाहिए, पिता का पुत्र के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस बात पर ध्यान देते थे। गांव का चाहे किसी जाति का कोई व्यक्ति हो, लोग समझते थे कि ये काका हैं, ये चाचा हैं, बाबा हैं, एक दूसरे का आदर करते थे। और यदि कोई मिल गया तो लोग उसका लिहाज भी करते थे, उससे हट जाते थे, वहाँ अड़ते नहीं थे। तो इस कहने का अर्थ यह है कि एक बड़े के प्रति लोगों का स्नेह, आदर का भाव था, बड़े का भी छोटे के प्रति स्नेह था, लोग मिलजुल कर रहते थे। राजनीति की जहाँ तक बात है, शिक्षा कम थी, तो जो गांव में कुछ अच्छे लोग थे, लोग उनके समर्थ या आज अब गांव में कहीं भी किसी भी गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है,
पहले होली था तो होली में क्या था, मीट मछली नहीं बनता था, लोग सात्विक थे। आज सब पर्व का सबका रूप बदल गया, लोग नए रूप में ढल गए। पहले शराब की दुकानें नहीं थीं, अब तो बाद में इतना ना बढ़ गया कि लोगों के बीच दूरी हो गई, कोई से किसी को मतलब नहीं है अब। सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले का जो एक माहौल था जिसमें ये होता था कि गांव में जो भी त्यौहार होता था, खास करके होली हो चाहे दिवाली हो, लोग आपस में मिलजुल के वो करते थे और सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते थे। आज ये चीज़ कम देखने को मिल रही है, इसका कारण क्या है? आज का माहौल में ये है, एक शब्द है, हम किसी से कम नहीं। आदमी ये समझ रहा है कि हम उससे कम हैं कि हम उनके पास जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। पहले राजा हो या रंक हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, सब लोग होली में एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से प्रेम था, एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। आज शहर से भी गांव गया गुजरा हो गया। पहले शहर में बगल में आदमी मर गया है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, आज गांव में भी वही बात है, एक जगह आदमी मर गया है दूसरे जगह उत्सव हो रहा है। लेकिन पहले ऐसी बातें नहीं थी, एक दूसरे के दुख से लोग दुखी होते थे, एक दूसरे के सुख में हाथ बटाते थे। लोग अपने सुख को भूल करके दूसरे के दुख को कम करना चाहते थे। सर एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे गांव के एक संत हुआ करते थे, हाँ, हम लोग बाद में नाथ हाँ, बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध हाँ, हुए। देखिए उनके बारे में हमें कुछ बताएंगे? हम लोगों का गांव में पहले अच्छे लोगों की संख्या अधिक थी। यहाँ रामकिशन सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जो संत हो गए थे। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और वे जब वो मरे तो उनकी गांव के दक्षिण में समाधि बनाई गई। आज भी उनके वहाँ पर उनकी समाधि है। उस समाधि के पास लोग जाते हैं, अपनी मान्यता मानते हैं और वे बाबा लोगों की इच्छा को पूरी करते हैं। जो मन में उनकी भावना रहती है उसको पूरा कर देते हैं। लोग उनको पूजा कर पाठ करते हैं। बराबर वहाँ अष्टजाम वगैरह होता रहता है। सर एक बार आप बता रहे थे कि आप लोग मैट्रिक उस टाइम पास किए थे, तो आप लोग नाथ बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए शाम को गए थे। हाँ। तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? जो घटना घटी, एक चमत्कृत घटना है, तो उससे हमारे पाठक कम चाहे हमारे जो दर्शक हैं इसके बारे में। देखिए, नाथ बाबा के बारे में चमत्कारी घटना ये है कि कोई अशुद्ध व्यक्ति जाता था तो वहाँ पहले ही मालूम हो जाता था कोई शुद्ध जा रहा है। यदि कोई अशुद्ध है, गांजा वहाँ चढ़ाया गया है। तो एक बार ऐसा हुआ, हम लोग गए थे तो चिलम वहाँ से उड़ करके बाहर चला आया, बहुत दूर फेंका गया। उसके अलावा एक बार बोले थे कि आप मैट्रिक जब पास किए थे तो आप और 2-4 लोग गए थे वहाँ पे और प्रसाद चढ़ाने के लिए शाम को। तो उस टाइम बारिश शुरू हो गई और बारिश शुरू हो गई तो जब आप लोग प्रसाद चढ़ा करके वहाँ से निकले तो बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई तो आपको लगा कि बारिश में हम लोग भीग जाएंगे, घर तो यहाँ से दूर है। तो आप लोग ने उस टाइम नाथ बाबा को याद किया और बारिश छूट गई। उसके बाद क्या चमत्कार हुआ? ठीक है। हाँ, हम लोग मैट्रिक पास करने के बाद 2-3 साथी नाथ बाबा को मिठाई चढ़ाने के लिए गए और हम लोग का रिजल्ट 18 जून को हुआ था। वर्षा का समय था, जब हम लोग वहाँ थे तभी वर्षा शुरू हो गई। जब वर्षा शुरू हो गई तो हम लोग समझे कि हम लोग भीग जाएंगे। तो हम लोगों ने हाथ जोड़ करके तो नाथ बाबा को याद किया। तब देखते हैं कि एकाएक बादल छंट गया और मालूम पड़ता था कि पानी हुआ ही नहीं है और हम लोग बहुत ही आराम से अपने घर चले आए।
सर हमारे गांव के और कोई महान विभूति है जिसके बारे में आप हाँ बता सकते हैं? हाँ, ये गांव सात्विक लोगों का गांव है। इस गांव में मैं बचपन में था तो कोई मर मुकदमा कोई केस किसी से नहीं था। सभी लोग गांव में ही अपने जो झगड़े होते थे उसको फैसला करा लिया करते थे। नाम रखेंगे नहीं। अच्छा अमर साहब, एक चीज़ हमें जानना चाहेंगे कि आज के जो माहौल में है कि पहले वाली बात नहीं रह गई है, जहाँ पे जैसे हम लोग का बाबा बालेश्वर नाथ का मंदिर है, पहले वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुआ करता था। और बालेश्वर नाथ के एक है जो हम इस घर के जस्ट पीछे ही काली माँ की मंदिर है जो काफ़ी, हाँ और ये क्या कहते हैं नाथ बाबा हैं। इसके अलावा हमारे ये क्या कहते हैं, हाँ एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप जो नूतन मार्ग में चाहे और भी बहुत सारे आपने आलेख वगैरह लिखे, कविता वगैरह भी आपने लिखी है, तो ये सब आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, कहने का अर्थ यह है कि मैंने रामचरितमानस का बहुत बार अध्ययन किया, चाहे ध्यान दे करके चाहे आप कम ध्यान दे करके, तो उससे हमें क्या मिली, हमारा जो हिंदी था मजबूत हो गया, पर्यायवाची शब्द मजबूत हो गया, कुछ नॉलेज बढ़ गया। और दूसरे विद्वानों का भी मैंने बहुत अध्ययन किया, तो हमारी कविता के तरफ या और कुछ लिखने के तरफ रुचि बढ़ने लगी। और ये बात है कि जो मन में बातें आती हैं उसको आप लिखते चलिए तो लिखते चलिएगा। ये कहीं से देख करके सुन करके लिखिएगा तो नहीं आएगा। किसी विषय पर चिंतन कीजिए और चिंतन करने के बाद आदमी उसको व्यक्त करना शुरू कर देता है, तो अपने आप उसका मन भीतर से उद्गार आने लगता है। सर आज देश की जो स्थिति है इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। अभी जो स्थिति है, जो भारत और चाइना के संबंध काफ़ी गर्मागर्म चल रहा है, जो गलवान घाटी पे ये हुआ, तो पहले जो आप 1967 या 65 का युद्ध आपने देखा, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें भारत क्या खोया, अभी भारत की स्थिति क्या है? देखिए, दो दुश्मन मित्र कब बनते हैं, संधि कब होती है? जब दोनों मजबूत होते हैं। एक मजबूत होगा एक कमज़ोर होगा तो संधि नहीं करेगा। तो 1962 में भारत बहुत कमज़ोर था। चीन के प्रधानमंत्री आए, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाए। भारत को विश्वास हो गया कि चीन हमारा अच्छा पड़ोसी है। उसने विश्वासघात करके हम पर चढ़ाई कर दिया, हमारा कुछ भूभाग पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन भारत बाद में सतर्क हुआ। 1965 में जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो भारत के प्रधानमंत्री ने सेना को पूरा आदेश दे दिया कि जहाँ जैसे अपनी सुविधा के अनुसार कार्रवाई करो। तो भारत की सेना आगे बढ़ी। तो हम लोगों ने यह अनुभव किया कि सेना को पूरा पावर देना ज़रूरी है। आज भी जो चीन के साथ अभी हुआ है तो उसमें भारत में, आज के भारत में 1962 में के भारत में 100 गुना अंतर है। आज भारत के पास बहुत अच्छे सामरिक सामान हैं, अच्छे विमान हैं, युद्धपोत हैं, सेना अच्छी है, अच्छे इनका प्रशिक्षण है। तो इस समय जब भारत भी मजबूत है तो चीन भी इसको अनदेखी नहीं कर सकता। अच्छा सर, ये जो और सेना को भारत के प्रधानमंत्री अभी ने कहा कि पूरा आदेश दे दिया है कि जहां आप जैसी सुविधा समझे आप करें। सर एक चीज़ बताएंगे, अभी हाल ही में जो एक महामारी शुरू हुई है फरवरी में भारत में, वो फरवरी में ही एक केस आया था। और आज प्रतिदिन कल का देखा जाए तो कल 14,000 से ऊपर भारत में कोरोना संक्रमित लोग नए मिले हैं। तो ये इस टाइप का महामारी आपने अपने जीवन काल में कभी देखा है? नहीं, हम अपने जीवन में नहीं देखे हैं, सुने हैं
पहले प्लेग आता था गांव में, एक आदमी को लाश ले गए तब दूसरा तीसरा मर जाता था। और उसमें क्या करते थे, चूहे निकलते थे घर में, लोग गांव से बाहर चले जाते थे। उस महामारी और इस महामारी में क्या अंतर है? उस महामारी में उस समय इलाज बहुत कम था, तो लोग गांव से बाहर निकल के अपनी सुरक्षा करते थे। लेकिन आज के माहौल में आज तो उससे भी खतरनाक वायरस है, पता भी नहीं चलता है, इसका रूप का भी कोई ठीक नहीं है कि किस प्रकार से चलेगा। और ये काफ़ी समय तक कब तक रहेगा कोई ठीक नहीं है। तो आप तक बहुत सीमित समय तक प्लेग था। लेकिन ये इस जो प्रारंभिक लॉकडाउन हुआ, तो उस लॉकडाउन को आपने किस रूप में देखा? पहले जब चीन में हुआ तो हम लोग समझते थे, लोग समझते चीन में रहेगा चाहे थी, लेकिन इतना जल्दी कैसे पूरे संसार में फैल गया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के प्रयत्न से भारत में इसकी स्थिति जितनी भयावह होनी चाहिए उतनी स्थिति भयावह नहीं है। स्थिति तो खराब है ही, लेकिन भयावह नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए। भारत में जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम भारत में मेडिकल सुविधाएं उतनी ज़्यादा नहीं थी। हमारे यहाँ पीपीई किट, मास्क वगैरह नहीं बनते थे, चाहे वेंटिलेशन उतना नहीं था, उतनी ज़्यादा बन रहा है। अस्पतालों में वेंटिलेशन की सुविधा नहीं थी जितना कि यहाँ पे उस महामारी से अगर लोग संक्रमित हो जाए तो उसका वो देखभाल पाए। आज भारत उस स्थिति में पहुँच गई है कि हम उसको टैकल कर सकते हैं। साहब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।